So next questions we have received so far, let's discuss them. देखो बच्चों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रिसीव हुआ है। ऑर्थो पे 2 मिथाइल लगे हैं इस पे, और ये अपना सक्सीनिक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्रस AlCl3 है। बताओ, पहले स्टेप से ये क्लियर हो जाता है कि ये क्वेश्चन पहले स्टेप से क्लियर होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का है, क्योंकि ये आपका लेविस एसिड और यहां बनेगा, यहां पे अपने लिया हमने एनहाइड्राइड। ठीक है, तो पहले तो मैं समझा दूं फिर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद चलो, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से अटैक हो जाएगा इस रिंग पर। अब देखेंगे कहां होगा। देन ये क्या है, ए बना, कुछ बन गया ए। देन फर्स्ट पार्ट में इससे क्वेश्चन किससे है, ये जिंक अमेल्गम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन किसको किस में रिड्यूस करता है? क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स को, याद करो बच्चों, डायरेक्टली एल्केन में ले जाता था। और उसके बाद H3PO4, देखते हैं किस काम आ रहा होगा, वो स्टेप में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। चलो, इसको अगर मैं बनाऊं तो इसमें अगर मैं पोजीशंस देखूं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की, तो ये बताओ कि ये और ये पोजीशन एकदम सेम है और ये पोजीशन एकदम सेम है। जैसे हमारे वो क्वेश्चन नहीं होते कितने टोटल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो बताओ एक या यहां हो या यहां हो, एक ही बात यहां हो या यहां हो, वो भी एक ही बात। तो अब 2 पोजीशंस अवेलेबल हैं बेसिकली अटैक के लिए, और इलेक्ट्रोफाइल अपना होगा ये वाला। ये AlCl3 जो है वो CO पे अटैक करके ये रिंग CO- में खुल जाएगी। ठीक है, तो अपना जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मैं अलग से लिख रहा हूं पहले, CO+ CH2 CH2 COO-, ठीक है, और AlCl3, ये अपना एडक्ट बन चुका है। मतलब ये वाला पार्ट बनेगा इलेक्ट्रोफाइल E+। अब चलो इन दोनों पोजीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगा के कहां पे अटैक। बल्कि है इलेक्ट्रोफाइल, काफी बल्कि है, ये देख लेना, बल्कि है। तो अगर यहां पे अटैक करवाते हैं तो ये इसका ऑर्थो है इस मिथाइल का, और इसका मेटा है। क्लियर? अगर यहां पे अटैक करा, और ये वाली बात तो वही है, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर यहां पे अटैक कराते हैं तो इसके मेटा है और इसके पैरा है। तो ये बताओ, एक के तो मेटा है ही है, डिफरेंस आया ऑर्थो और पैरा का। मतलब मैं यहां अगर अटैक कराता हूं तो इसका ऑर्थो होगा, और यहां अगर अटैक कराता हूं तो इसका होगा पैरा। ठीक है, दूसरे के तो मेटा ही होंगे। तो अब ये बताओ, बल्कि पे मैंने स्ट्रेस दिया था उसका रीजन था कि पैरा पे अटैक अगर मैं कराऊंगा तो दैट शुड बी मोर फिजिबल, या परसेंटेज मेजर प्रोडक्ट वही होना चाहिए। तो चलो पहला अटैक करा के मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये और फिर यहां पे मैंने अटैक कराया C+O CH2 COO- AlCl3। खैर मैं AlCl3 अब लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तो अब बस ये देखो आप कि इतना अटैक हमने, ये समझ में आ गया आपको, ये CO CH2 और COO-, यहां तक का हमारा क्लियर हो गया। अब फर्स्ट मतलब दिस इज A। नाउ क्लेमेंसन रिडक्शन
इसको ये एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस करता है, सिर्फ किसी और को अटैक नहीं करता। साथ में HCl है तो यहां पे प्रोटोनेशन तो होगा ही होगा। चलो देखते रहो। CH2 कर दिया मैंने इसे, ये CH2 है ही, ये CH2 है ही, ठीक है, और ये हो गया आपका COOH, ठीक है। अब ये बताओ कि अब जो सेकंड H3PO4 है उसका क्या काम है। वो यहां OH पे COOH के OH पे प्रोटोनेशन करके, ठीक है, और फिर एसाइलियम आयन जनरेट करेगा जो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देगा, EAS रिएक्शन देगा। अब ये बताओ, तुम कहोगे कि मैं ऐसे ही क्यों लिखता चल रहा हूं, इसका मतलब मुझे पता है कि अटैक यहीं कराऊंगा मैं। नहीं, मैं अटैक यहां पे भी करा सकता था, यहां पे भी, यहां पे फिर मैं वही ले रहा हूं बच्चों कि वहां पे अगर ये CO एसाइलियम आयन जब इसका बनेगा तो वो यहां पे अटैक लेगा या यहां पे, तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इस कारण अब देखते हैं, लिख लेते हैं फिर से, ये है सिचुएशन CH2 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 C डबल बॉन्ड O प्लस, और इसका मैंने लिया अटैक यहां पे, तो मेरे पास जो कंपाउंड बना वो बना CH2 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 और तो 1 2 3 1 2 3 CH2 हो गए, और ये बच्चों अपना डबल बॉन्ड O यहां आ गया। नाउ लेट्स चेक आउट विद ऑप्शंस। यस, देखो जो अपना फर्स्ट ऑप्शन था उसमें हमने जो अटैक लिया था वो यहीं लिया था, क्योंकि यहां पे अगर मैंने लिया था तो बताओ स्टेरिक हिंड्रेंसेस आ रही थी, तो सेकंड चॉइस रूल आउट हो गई क्योंकि उन्होंने स्टेरिक हिंड्रेंस वाली पोजीशन पे अटैक लिया, फोर्थ भी रूल आउट हो गई। अब बची ये और ये, तो इनमें फर्स्ट चॉइस उन्होंने एकदम सेम कर दिया, मतलब एक कंपाउंड सेम लिख दिया। अब नाउ लेट्स कम टू बी। तो बी में क्लियर है, काफ़ी क्लियर है बच्चों कि एक ही C डबल बॉन्ड O, एक तो रिड्यूस हो चुका है पहले ही, ठीक है, तो एक C डबल बॉन्ड O है, तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी 3। होप इट इज क्लियर। So next question received is on basic strength. बेसिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पहले से जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि भैया बेसिसिटी डिसाइड करने में सबसे पहले तो डीलोकलाइजेशन देखो लोन पेयर का। नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर लोकलाइज्ड होगा तो बेसिसिटी हाई होगी, और अगर वो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा तो बेसिसिटी बहुत कम होने लगती है, ठीक है। तो बताओ यहाँ वाला जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। क्यों लोकलाइज्ड है? क्योंकि जब पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों होते हैं तो वो तो पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, अगर करेगा तो मैं तो ये कह रहा हूं ना कि यहां तो रेजोनेंस होगा भी नहीं, मैंने तो जस्ट बताया तुम्हें, ठीक है। अब ये बताओ ये वाला लोन पेयर तो हाईली लोकलाइज्ड है। हाईली लोकलाइज्ड का मतलब ये नहीं है कि हाई और लो लोकलाइजेशन होते हैं, नहीं, मेरा मतलब है कहने का कि ये लोन पेयर जब डीलोकलाइज होगा, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, मतलब डीलोकलाइजेशन पूरी रिंग में है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रिंग में, प्लेनर स्पीशी है, तो फिलहाल ये कंपाउंड तो एरोमेटिक है, तो ये तो अपनी एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करना चाहेगा ऑन एक्सेप्टिंग H+, क्योंकि अगर इस पे प्रोटोनेशन कराओगे तुम तो ये एरोमेटिसिटी अपनी कर देगा लूज। चलो इस पे आओ, इस पे है लोकलाइज्ड लोन पेयर,
इस पे, ये तो अपना R2NH की तरह है बिल्कुल, 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। अब इस पे आओ, ये काफी बढ़िया है। देखो इसमें क्या है कि ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों होते हैं, तो पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है ना डीलोकलाइजेशन में, लोन पेयर नहीं करता। अच्छा, लेकिन ये वाला लोन पेयर है बच्चों डीलोकलाइज्ड इस पाई बॉन्ड के साथ। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इसमें मोस्ट बेसिक पोजीशन कौन सी है, दो बेसिक साइट्स थी ना, तो मोस्ट बेसिक साइट तो इसमें ये है। तो अब इसमें इस बेसिक साइट पे इसका +M भी लगेगा बच्चों, तो ये अमाइडीन्स जैसा केस हो गया जिसमें +M लग के बेसिसिटी नाइट्रोजिनस बेस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा D और लास्ट में हो जाएगा B, तो बचे ये दोनों जिनमें लोकलाइज्ड है और दोनों में लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है। तो अब इसमें डिसाइड होगा बच्चों हाइब्रिडाइजेशन से। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, 1 2 3 sp2। 1 2 3 क्या मतलब, पाई बॉन्ड तो काउंट करेंगे नहीं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक लोन पेयर काउंट होगा क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, तो स्टेरिक नंबर 3 आया, तो sp2 इसका निकालने जा रहे हैं। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो ये भी इंक्लूड होगा, स्टेरिक नंबर 4 आया और हाइब्रिडाइजेशन अपना sp3 हो गया। अब बताओ कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, sp2 वाला। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होगा उसकी डोनर टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है, तो लो बेसिसिटी घट जाएगी। तो इन दोनों में A विल बी लेस बेसिक, C विल बी मोर बेसिक। क्लियर हो गया? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बच्चों सीधे एनसीईआरटी का सवाल आया, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इनिशियल बिल्कुल ग्राफ आ गया कि भैया जैसे जैसे दो एटम्स अप्रोच करते हैं, सपोज करो हाइड्रोजन के हैं, किसी के भी हो सकते हैं ये, कि तो जब तक इसके प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा तो ये क्लोज आते हैं और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और कम हो तो इसमें भी हो रही है, लेकिन इसमें ये पॉजिटिव रीजन में है, ठीक है। यहाँ गई नेगेटिव में, क्योंकि एनर्जी रिलीज तो इसके नीचे जाके होगी ना, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकते, एनर्जी को रिलीज कराना है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, पोटेंशियल एनर्जी 0 से नीचे लाना है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये क्लोज आके एक इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन पे ये पहुंच गए, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, उसके बाद अगर तुम और क्लोज लाओगे तो इनके जो न्यूक्लियस है ना, वो रिपल्शन तो पहले भी था, लेकिन अट्रैक्शन और रिपल्सिव में फिर और क्लोज लाने पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगेंगी, और जब तक ये उसके फर्दर अगर तुम इन्हें कंप्रेस करोगे तो फिर एनर्जी बढ़ेगी रिपल्शन से, ठीक है। तो ये ग्राफ हर चीज एक्सप्लेन करता है। सो द ऑप्शन विल बी 3। फाइंड द रेशियो ऑफ, सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया, फाइंड द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन अपना वही एल्केन है विद कार्बन 4 CnH2n+2 C4H10, और वी ऑल नो कि कंबशन से हमेशा किसी भी हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन से, मोस्टली हाइड्रोकार्बन के कंबशन से तो CO2 और वाटर ही बनता है, तो CO2 और वाटर बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 है तो मैं बैलेंस कर दूँ, यहाँ 4 लगा देता हूँ, यहाँ 10 है तो यहाँ मैं 5 लगा रहा हूँ, ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस करो। 8 और 5 13 है तो यहाँ लगा दिया मैंने 13/2,
अब बताओ कि 1 मोल के लिए और O2 का कितना मोल रिक्वायर्ड है, 13/2। तो 2 मोल्स के लिए कितना मोल रिक्वायर होगा, 2 मोल्स के लिए हो जाएगा डबल 13। अब प्रोपेन के लिए देखते हैं। तो प्रोपेन आपका क्या होगा, C3H8, तो उसका कंबशन करा लेते हैं। तो 6 और 4 10, यहाँ पे 5, ठीक है। अब प्रोपेन का मोल लेकिन 1 ही है बच्चों, तो 1 मोल के लिए इसके कितने मोल रिक्वायर्ड हो रहे, 5, ठीक है। 2 मोल के लिए 13। अब रेशो लेना है, तो बच्चों रेशो 13/5 हो जाएगा, 2.6। जैसा हमें क्वेश्चन रिसीव हुआ हमने सिर्फ सॉल्यूशन बताया। अब कैसे आया होगा, नियरेस्ट इंटीजर में आया होगा तो बात अलग है, वो तुम अप्रॉक्सीमेशन करना जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 elements A and B undergo decomposition with constant half lives। देखो कहीं भी ऑर्डर मेंशन नहीं था बच्चों इस क्वेश्चन में, कहीं है तो देख लो, कहीं नहीं मिला मुझे तो ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैंने कॉन्सेंट्रेट करा कि T½ कांस्टेंट दिया है दोनों के लिए, A कहीं अलग डिकम्पोज कर रहा है, B कहीं अलग डिकम्पोज कर रहा है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर के क्यों होंगे, क्योंकि हाफ लाइफ कांस्टेंट होना प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑर्डर की है। इसका T½ 180 मिनट है और इसका T½ 90 मिनट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन हाफ्स में चलता है, ठीक है। तो ये अगर A है तो ये A/2 होने में कितना टाइम लगा बच्चों, 180। A/4 होने में कितना लगेगा, अगेन 180। यही तो मतलब है ना हाफ लाइफ कांस्टेंट का, कि A और A/2 पे डिपेंड नहीं कर रहा कि T½ चेंज हो गया, नहीं, T½ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, चाहे A हो, चाहे A/2 हो, चाहे A/4 हो। अगला T½ लिखूंगा ना तो वो भी 180 ही रहेगा। तो B के लिए B/2 होना, ठीक है, फिर ऐसे चलता रहेगा B/4, ठीक है। अब ये 90 है, ये 90 है, B/4 से B/8 अगला T½ है, B/8 से B/16 अगला T½ है, तो ऐसे चलेगा। अच्छा पूछा क्या है, इफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन इनिशियली, ये और ये इनिशियल है, चलो। द टाइम आफ्टर विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A becomes 4 times द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। देखो जहाँ तक मैंने लिखा A और B की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो मैं B की जगह A लिखता चलूँ, A/2, A/4, A/8, A/16 होने में यहाँ 4 T½ बताओ 360 मिनट हो गए, और इसके 2 T½ 360 मिनट हो गए, तो इसके 2 T½ में ये A/4 हुआ और इसके 4 T½ में ये B/16 हो जाएगा, ठीक है। तो A 4 गुना हो गया ना 2 T½ इसके और 4 T½ इसके होने के बाद, ठीक है। तो जो उनका रेशियो 4 टाइम्स कब हुआ, 360 मिनट्स बाद, ठीक है। अगर तुम किसी और सॉल्यूशन से करना चाहो तो ये सॉल्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये वाला देख लो, किसी और से करना चाहो इससे भी कर सकते हो, 2.303/T log A/A-x। चलो A के लिए लगाओ, B के लिए लगाओ। K को क्या लिखो, 0.693/T½ 180 log A/A-x, ठीक है। A कुछ है वो तो B के लिए भी A ही होगा, तो A-x। अब इसके लिए लिखो तो बताओ 0.693/90 इज इक्वल टू 2.303/T log A/A-,
x, ठीक है। अब ये बताओ, ये और ये इनिशियली उसने सेम दिए, अब उसने क्या कहा कि इसका और इसका जो रेशो है वो कितने टाइम बाद, 4 टाइम्स ये चीज़, मतलब इसको अगर मैं a आफ्टर सम टाइम t मान लूँ और इसको अगर मैं b आफ्टर सम टाइम t मान लूँ, तो उसने कहा a t अपॉन बी टी कितने टाइम बाद 4 होगा। तो तुम आराम से चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, ठीक है, वो टी आ जाएगा तुम्हारा। और वैसे बेस्ट मेथड कौन सा रहता है? बेस्ट तो यही रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर का डिकम्पोजिशन हाफ्स में चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का आया, बीसीसी लैटिस का है, तो z बराबर बच्चों 2 होगा बीसीसी के लिए। ठीक है, एज लेंथ अपने को कितना दिया है, a बराबर 3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, क्योंकि पिकोमीटर में था तो 300 इंटू 10 की पावर -12 मीटर को मैंने ऐसे लिख लिया कि 3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। और मैं इसे ऐसे भी लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को चलना है CGS में, क्योंकि डेंसिटी CGS में दी है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, Z इंटू एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ए क्यूब से आएगा। एटॉमिक मास अगर हमें पता लग जाए बच्चों, तो ये बताओ उसके बाद मोल्स आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास करके। 200 ग्राम में उसने मोल पूछे हैं इस X2 के लिए, तो इस X2 के लिए डेंसिटी पता है, Z2 है BCC के कारण, वॉल्यूम विल बी ए क्यूब, एवोगैड्रो नंबर विल बी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंड एटॉमिक मास हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। डेंसिटी रखेंगे 6.172, Z रखेंगे 2, एवोगैड्रो नंबर रखेंगे इसको सेंटीमीटर क्यूब में बच्चों 3 का क्यूब यानी 27 इंटू 10 के बाद -27 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एटॉमिक मास हमने जब सॉल्व करा तो हमारा एटॉमिक मास बच्चों नियरली 50 आया ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का मास 50 ग्राम आया। तो अभी उसने पूछा मोल बताओ, गिवन मास उसने दे दिया 200, तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो गिवन मास गिवन मोल्स गिवन मास जब हमने रखा तो हमारे पास मोल्स आए 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटलर्जी के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी से याद करो रिड्यूसिंग एजेंट डिसाइड करते थे, कहते थे कि कार्बन रिडक्शन इज, बहुत ज़्यादा पूरी क्लास लग जाती है लिंगम डायग्राम एक्सप्लेन करने में, ठीक है, क्योंकि इसी से डिसाइड करते थे। याद करो कि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होगा 710 और 710 के नीचे 710 एक ट्रांजिशन टेम्परेचर था, 710 के नीचे CO और 710 के ऊपर कार्बन मोस्ट एफिशिएंट होगा, ठीक है। तो कार्बन रिडक्शन किस किस के लिए यूज होगा, टिन आयरन जिंक, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए कार्बन रिडक्शन क्यों नहीं यूज़ होगा, क्योंकि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आ जा रही थी, याद करो। और उसके बाद ये बताया जाता था कि भाई अगर बहुत इनर्ट मेटल है तो उसके लिए भी कार्बन रिडक्शन सूटेबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसकी रोस्टिंग ही फिजिबल नहीं होती, ठीक है। उसका तो ऑक्साइड, उसका जो ऑक्साइड बनता है, भाई ऑक्साइड का ही तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन करोगे ना, तो ऑक्साइड तो बने, तो जिसका ऑक्साइड ही नहीं बन रहा उसका क्या कार्बन रिडक्शन। तो बहुत ज़्यादा इनर्ट मेटल्स के लिए भी नहीं यूज़ होता, बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए। तो वो पूरा का पूरी थ्योरी बताई जाती है डेल्टा G नॉट, और जो टेम्परेचर के वर्सेस ये एलिंगम डायग्राम होता है। याद करो इसमें एक लाइन स्ट्रेट होती है, बाकी सब जनरली इस तरीके से होती हैं, ठीक है। और इसमें मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूं।
किस किस के करस्पॉन्डिंग होता है ये, डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के। ठीक है, यहाँ डेल्टा जी नॉट अगर मैं 0 ले लूँ तो इसके ऊपर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता था, याद करो, और इसके नीचे नेगेटिव होता था। ठीक है, और ऐसे मेरे को ये एलिंगम डायग्राम, स्लोप वगैरह ऐसे अरेंज मिलता है, और इसका कॉन्सेप्ट ऐसे बताया जाता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट से। इसको y लिया जाता है, ये इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, और t आपका x एक्सिस हो गया, तो स्लोप आपका माइनस डेल्टा एस नॉट होता है, माइनस डेल्टा एस नॉट। तो याद करो, इजी सा क्वेश्चन है। और एक बार एलिंगम डायग्राम जेई एडवांस्ड के लिए पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप डिसाइड कर लो, ई सेल से कोई मतलब नहीं होता, वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी वर्सेस प्रेशर नहीं, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर होता है। एंड डिसाइडिंग द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, आंसर आ गया रेट से कभी कोई थर्मोडायनेमिक्स में इसमें कोई मतलब नहीं होता। यहाँ तो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करी जाती है कि किस टेम्परेचर के नीचे रिडक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, किस टेम्परेचर के ऊपर रिडक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये सब डिसाइड होता है, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी रिसीव इज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर के रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स का जो फॉर्मूला होता है उस पे क्वेश्चन आया। ठीक है, रेडियस इज एन स्क्वेयर बाई जेड इंटू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की वैल्यू याद करो 0.529 एंगस्ट्रॉम। एन इसमें बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, जेड इसमें एटॉमिक नंबर नॉट मास। तो उसने कहा कि डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट फॉर Li2 प्लस एंड हीलियम प्लस आर रेडियाई का होगा, और ऑब्वियसली डिफरेंस रेडियाई का ही होगा। तो उनका फिर रेशियो निकालना है, पहले Li2 प्लस के लिए, ठीक है, थर्ड फोर्थ, और फिर थर्ड फोर्थ का डिफरेंस किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए। तो चलो लेट्स सॉल्व दिस फॉर Li2 प्लस फर्स्ट। Li2 प्लस हीलियम प्लस, ये क्लियर है, बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी ही आई हैं। तो n स्क्वायर एक बार 4 का स्क्वायर हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट के लिए। फोर्थ ऑर्बिट बोला है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला बच्चों। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n5 हो जाता, दैट वी ऑल नो। ठीक है, बाय z बताओ लिथियम का कितना होता है, 3। थर्ड बोहर ऑर्बिट की बात करते हैं, चलो थर्ड बोहर ऑर्बिट बोला है, अगेन स्टेशनरी, एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला। ठीक है, 3 का स्क्वायर बाय z लिथियम के लिए 3 इंटू कॉन्स्टेंट, सो दिस कम्स आउट एज 9। एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 16 माइनस 9, 7/3 इंटू कॉन्स्टेंट। दिस was solved for Li2 प्लस। नाउ नेक्स्ट हीलियम प्लस के लिए ये चीज सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो हीलियम प्लस के लिए जब हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉन्स्टेंट, 4 का स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा R2 अपना आएगा 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉन्स्टेंट। दिस विल बी डेल्टा R2, जिसको बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है अगेन 16 माइनस 9, 7/2 इंटू कॉन्स्टेंट। सो वॉट दे हैव आस्क्ड इज डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा R2। तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना 7/3 इंटू कॉन्स्टेंट था, डेल्टा R1, और ये बच्चों 7/2 इंटू कॉन्स्टेंट आया। कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल करो, 7 से 7 कैंसिल करो, 2/3। समझ में आ गया? ठीक।